आज सुबह तक भारत का राजनीतिक नक्शा यही हुआ करता था, लेकिन अब टीएमसी भी हार चुकी है। एक और क्षेत्रीय दल अपना राज गंवा चुके हैं। टीएमसी, जिसे 15 सालों तक बंगाल की सत्ता मिली थी, ममता बनर्जी जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर भी देखा जा रहा था, आज वो भी अपना राज गंवा चुकी हैं। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि 80, 90 और 2000 के शुरुआती दशक में जो क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा रखते थे, केंद्र की राजनीति में भी अच्छा खासा दखल रखते थे, वो क्षेत्रीय दल अब ढलान पर क्यों जा रहे हैं? एक एक करके बात करेंगे। दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई सारे नाम हैं। केसीआर का नाम ले लें, पटनायक का नाम ले लें, उसके साथ ही डीएमके में स्टालिन भी हार चुके हैं, ममता दीदी भी हार रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और इसके बाद एक बात और हो रही है, सियासी गलियारों में भी, सोशल मीडिया के भी राजनीतिक जानकार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब भाजपा की चुनावी मशीनरी के सामने टिकना क्षेत्रीय दलों के बस की नहीं है और उन्हें अब आने वाले कई दशकों में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। क्षेत्रीय दल ढलान पर क्यों है, और हमारे साथ है अभय, जो महाराष्ट्र से आते हैं, और महाराष्ट्र से अच्छा क्षेत्रीय राजनीति को कौन समझ सकता है, जहां पर कई सारे दल हैं, दो टीएमसी है, दो शिवसेना है, बीजेपी है, कांग्रेस है, एमएनएस है और छोटे मोटे और कई सारे दल हैं। अभय, क्या लगता है टीएमसी की हार की वजह क्या लगती है आपको? इसके बाद हम बाकी और राज्यों पर चलेंगे। देखिए, टीएमसी की हार सिर्फ और सिर्फ एक राज्य जीतना नहीं है बीजेपी के लिए। ये एक तरीके से 2014 के बाद क्षेत्रीय राजनीति में सबसे बड़ा जो किला था और सबसे बड़ी जो नेता थी, जिनको कहा जाता था कि बाकी नेताओं की देखिए आपको ममता की तरह लड़ना होगा, उसके बाद ही आप बीजेपी को हरा सकते हैं, आज वो भी एक तरीके से हार चुकी है। और इस वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये पूरा पॉलिटिकल मैप सुबह तक ये था। पहले तो वेस्ट बंगाल का जीतना एक सिविलाइजेशनल वॉर कहा जा रहा था, कि बोला जा रहा था कि प्लासी की लड़ाई जिस तरीके से इंपॉर्टेंट थी, उस तरीके से पॉलिटिकल जंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इसेंशियल थी बीजेपी की मशीनरी के लिए। चाणक्य का जो ठपका या फिर जो एक तरीके से सिंबल खुद को दिया गया था अमित शाह की ओर से, वो अब फाइनली परमानेंट हो चुका है कि ठीक है, मैंने वेस्ट बंगाल भी जीत के दिखा दिया, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल जीतना, वेस्ट बंगाल का ये ग्रीन से अब सैफरन की तरफ जाना, ये बहुत बड़ी एक तरीके से बात है। अब ट्विटर पे आप जाएंगे, वहां पे यही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अपोजिशन पार्टीज भारत में अब चुनाव नहीं जीत सकती। कई सारी रीजंस है, कई सारी चीज़ें गिनाई जाती है। उनमें से सबसे बड़ा रीज़न ये गिनाया जाता है कि बीजेपी अपना पॉलिटिकल मशीनरी सत्ता के जोर पे चलाती है, सत्ता की एजेंसीज के जोर पे चलाती है। लेकिन आज जो टीएमसी की जीत हम देख रहे हैं और जो अभी के आंकड़े हैं, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो टीएमसी 100 के नीचे भी सिमटती हुई दिख रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय एजेंसीज नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मशीनरी नहीं कर सकती। वहाँ के लोगों में एक तरीके से एक वेव चलना, जो वेव ना पोलस्टर एक तरीके देख पाए ना कोई और देख पाया, वहाँ के लोग ये मन में उन्होंने ये थाम लिया था कि भाई परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल मैप देखते हैं। बिल्कुल। और अब अभी हम टीएमसी पर थोड़ा और बात करें, पश्चिम बंगाल पर, तो देखिए बीजेपी जो 1980 में बनी, उससे पहले जनसंघ हुआ करती थी, जलता हुआ दीपक उसका चुनाव निशान हुआ करता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके संस्थापक सदस्य हुआ करते थे। वो पश्चिम बंगाल से ही आते थे। तो बीजेपी बहुत शुरुआत से ही बंगाल की सत्ता में आना चाहती थी, भरसक मेहनत हुई, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके बहुत ज़्यादा विधायक चुनकर नहीं आते थे। पिछले अगर 2 चुनावों को देख लें तो उसमें आपको अंतर साफ दिखेगा। 2016 में सिर्फ 3 सीटें, 2021 में 77 सीटें पहुंची और 2026 में अब सत्ता में आ रहे हैं। बीजेपी का जो नारा है वो सब भी आप उठा के देखिए, वो पश्चिम बंगाल से ही निकला हुआ है। और हिंदुत्व की जो प्रयोगशाला है, सबसे पहली प्रयोगशाला गुजरात नहीं थी, मध्य प्रदेश नहीं थी, वो पश्चिम बंगाल ही थी। और अब बीजेपी का वो सपना पूरा हो रहा है। और जैसा कि अभय ने बताया, अमित शाह जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे 2016-17 के आसपास, आप देखते होंगे कि बीजेपी बहुत सारे राज्यों में सरकार बना चुकी थी। सब जैसे आपको दिख रहा है, इससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा, जैसे झारखंड में भी बीजेपी हुआ करती थी, रघुवर दास उस वक्त सीएम हुआ करते थे। शिरोमणि अकाली दल के साथ यहाँ बीजेपी पंजाब में भी सरकार चला रही थी। उस वक्त अमित शाह से जब पूछा गया था कि बीजेपी का क्या ये हम स्वर्णिम युग कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं, अभी तुम्हें बंगाल जीतना है, अभी तुम्हें केरला और तमिलनाडु भी जीतना है। लेकिन सबसे पहला नाम उन्होंने पश्चिम बंगाल का ही लिया था। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की जीत, कह सकते हैं कि 2014 के बाद सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी। यूपी से भी बड़ी और भी तमाम राज्यों से भी बड़ी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है, अभी हम देखें तो झारखंड में तो बीजेपी का सीएम रह चुका है। यहाँ पर तो अभी सिर्फ यही कुछ किले बचे हैं जहां पर बीजेपी अभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। और क्षेत्रीय दलों की हम बात कर रहे थे, डीएमके तो जा चुकी है, अब नई पार्टी आ चुकी है टीवीके, और सीपीआईएम लेफ्ट भी आखिरी राज्य उसके हाथ से निकल गया है। तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो एक एक करके बात करें, तो क्या लगता है अब कौन कांग्रेस के सामने टिकेगा प्रधानमंत्री पद के लिए?
ठीक है, प्रधानमंत्री पद की तो बात एक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिस्ट एक फाइनल कॉफिन इन द नेल जो बात होती है, नेल इन द कॉफिन, कि हो चुका है। कम्युनिस्ट अभी एक तरीके से वाइप आउट हो चुके हैं भारत के पॉलिटिकल नक्शे से। दूसरी तरफ डीएमके का हारना, क्योंकि साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर साउथ को एक सेनापति, साउथ के सेनापति स्टालिन को देखा जा रहा था कि ठीक है वो टीम लीडर है, वो पूरा के पूरा एक एंटी नॉर्थ पूरा उनका एक रेटोरिक था, लेकिन वो भी जाता हुआ दिख रहा है कि वहां पर भी चेंज वहां के और लोगों डीएमके को वाली हार कुछ ऐसी लग रही जैसे 2023 में छत्तीसगढ़ वाली हार थी। सबको लग रहा था भूपेश बघेल वापस आ रहे हैं, लेकिन फिर एग्जिट पोल में भी यही दिख रहा था। लेकिन चुनावी नतीजे जो थे वो बिल्कुल उलट थे और बीजेपी जीत गई। तो डीएमके यहाँ पर हार रही है और टीवीके वापस आ रही है। बिल्कुल, ये दोनों स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन उनको इनरोड्स नहीं मिल रहा है। और ये भी चुनाव वही दिखाता है कि ठीक है एआईडीएमके उनके अलायंस पार्टनर अच्छा कर रहे हैं, वहां पर दूसरी नंबर की पार्टी बने, लेकिन अभी भी बीजेपी का खुद का वहां पर वजूद नहीं है। दूसरी तरफ कर्नाटक में वो पहले भी सरकार बना चुके हैं, फिर एक बार वहां पर सरकार वो बना भी लेंगे, क्योंकि इस बार की जो कर्नाटक की सरकार है वहां पर सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार उनकी आपसी रंजिश की वजह से क्या जो राजस्थान में हुआ था वो फिर से कर्नाटक में होगा कि कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में लड़ेंगे और आखिर में चुनाव हारेंगे, ये भी देखा जाएगा। आखिर इसके ऊपर जो बात कहे सबसे इंपॉर्टेंट, ये बीजेपी ने जीत लिया। अब यहाँ पर फिर से तेलंगाना, यहाँ पर रेवंत रेड्डी सीएम है, तेलंगाना की सत्ता भी कांग्रेस को मिल चुकी है, लेकिन तेलंगाना अभी बीजेपी के सूची में उन राज्यों में है जहां पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तेलंगाना के अगर पिछले कई सारे चुनाव देखें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और वहां पर लोकसभा के सदस्य भी ठीक ठाक चुनकर आए हैं। और हो सकता है जी किशन रेड्डी जो अमित शाह के बहुत करीबी हैं वहां से आते हैं, और हो सकता है कि आने वाले कई सालों में वहां पर भी आप भगवा लहराते हुए देख सकते हैं। उर्वर भूमि है वहां पर, क्योंकि तेलंगाना की बात करें, केसीआर की पार्टी में टूट हो रही है, उनकी बेटी ने नई पार्टी बना ली है, बेटा और बेटी के बीच में बनती नहीं है। केसीआर भी अब बूढ़े हो चले हैं, उनके अंदर वैसी ऊर्जा नहीं बची जैसा उनका करिश्मा चलता था जब तेलंगाना अलग राज्य बना था। तो तेलंगाना में काफी कुछ बीजेपी के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। और अगर हम बढ़ें तो ओडिशा में नवीन पटनायक जा चुके हैं, सबको पता है, उनकी भी एक उम्र हो चली है और उनकी पार्टी के भी आने वाले दिनों में अच्छे दिन आएंगे, इसके संकेत तो नहीं मिल रहे। बीजेपी वहां सीएम बना चुकी है और लोकसभा सदस्य तो 21 में से 20 बीजेपी के हैं ओडिशा में, तो ओडिशा भी बीजेपी के हाथ में आ चुका है। और इधर झारखंड बच रहा है। झारखंड में जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि बीजेपी सरकार बना चुकी है वहां पर, हालांकि 2 बार से हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन छोटी पार्टी है जेएमएम, और बीजेपी जिस तरह से अभी काम करती है, साम दाम दंड भेद, हेमंत सोरेन के ऊपर कई सारे केस भी चल रहे हैं। ये भी बात है कि जेएमएम के लिए जो स्कीम्स चली, जो महिलाओं को उन्हें पर महीने या फिर पर मंथ बेसिस पे जो इंस्टॉलमेंट्स गई थी, वो बंगाल में नहीं चली। वो दीदी के लिए एक तरीके से जो वुमेन पावर था वो नहीं चला, एक तरीके से वहां पर परिवर्तन और जो अपॉर्चुनिटीज नहीं है यंगस्टर्स के पास, वो सारे मुद्दों ने वो जो स्कीम्स या फिर जो एक बन गया था कि बिहार के बाद महाराष्ट्र के बाद कि आप बस खाते में पैसे डालिए और फिर वोट आपको मिल जाएगा, वो बात कहीं ना कहीं अब झूठ साबित हो रही है। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल मैप ऐसा था, बीजेपी को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये पूरा सैफ्रनाइज्ड पॉलिटिकल मैप दिख रहा है हमें इंडिया का। और जो बचे कुचे किले हैं उनको बीजेपी एक बार पहले अचीव कर भी चुकी है, फिर एक बार कर लेगी, लेकिन साउथ इज द लास्ट रिमेनिंग फोर्ट जहां पर बीजेपी अभी भी इनरोड पूरे तरीके से नहीं कर पाई। क्या वो करेगी, यही सवाल है। बिल्कुल। और इसमें जो भी आप बीजेपी की सरकार देख रहे हैं कई सारे राज्यों में, यहाँ भी बहुत सारे दल हुआ करते थे। कर्नाटक में जेडीएस है जो भी एनडीए नहीं है, एक समय ताकतवर दल थी, वो कर्नाटक की क्षेत्रीय दल थी, लेकिन अब उसकी स्थिति वैसी रह नहीं गई है। वैसे हम अगर यूपी में बात करें तो एक समय त्रिकोणीय चुनाव हुआ करता था, 4 बड़े पार्टियां हुआ करती थी, बीजेपी के अलग एक ठीक ठाक सीटें आती थी, सपा और बसपा के बीच में मुकाबला होता था, कांग्रेस अलग लड़ती थी, लेकिन अब मुकाबला सीधे बीजेपी और सपा के बीच में रह गया है। मायावती की पार्टी अब बहुत ज्यादा वहां पर बची नहीं है। तो हम क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे थे, आम आदमी पार्टी यहाँ पर पंजाब की सत्ता में है, लेकिन वहां इस बार उसके लिए स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है और यहाँ भी बीजेपी अपने लिए संभावनाएं ढूंढ रही है। आप आम आदमी पार्टी में जो टूट हुई है राज्यसभा सांसदों की, उससे जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उसके पीछे की रणनीति यही हो सकती है बीजेपी की, किसी तरह पंजाब में अपने पैर जमाना है। तो शिरोमणि अकाली दल भी पंजाब में है, लेकिन उसका भी अब ऐसा ज्यादा दबदबा बचा नहीं है। तो कुल मिलाकर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें, दिल्ली के हाथ से आम आदमी पार्टी के हाथ से दिल्ली जा चुकी है, तो मोटा माटी कह सकते हैं कि बीजेपी की जो भी चुनाव लड़ने का तरीका होता है, ताकत है, पैसा है, संसाधन है, नेताओं की बहुत बड़ी फौज है, उसके आगे अब क्षेत्रीय दल जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं, नेताओं की संख्या सीमित होती है, उनको टिकना, उनके लिए चुनाव जीतना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब है कुछ कहना चाहेंगे आप?
बिल्कुल नहीं, यही बात थी कि अपोजिशन के पास अब बस एक है कि आपके पास अगर चेहरा हो, अगर चेहरे के पास थोड़े संसाधन हो और ग्राउंड पे कैडर मजबूत हो तो भी आप थोड़ी बहुत फाइट, जैसे ममता भी हार रही है लेकिन लगभग 100 के आसपास वो सीट निकाल ही लेंगी। तो एक तरीके से आपका सर्वाइवल बहुत मैटर कर रहा है जब एक बड़ी फोर्स आपको टेक ओवर करने के लिए सामने खड़ी हो। बिल्कुल। और अब वो विपक्ष के पास वो उदाहरण भी नहीं बचा है कि भाई लड़ना है तो ममता दीदी की तरह लड़ना सीखो। ममता दीदी भी अब हार चुके हैं, बंगाल भी अब बीजेपी के हाथ में जा चुका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.